नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसितां हमारा। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास प्रोग्राम को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की टीम उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मेरठ में मौजूद है। दोस्तों, मेरठ एक तारीखी शहर और इसे जालों की सरजमीन के नाम से तो हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ पर हर कदम पर मोहब्बत की जो दास्तान लिखी जाती है, जहाँ पर कौमों को साथ लेकर चलने की बात की जाती है, इस तरह की रोशन मिसालें हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में कम देखने को मिलती है। दोस्तों, आज ऐसे ही एक स्टोरी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। एक ऐसी लड़की थी जो दोनों पैरों से माजूर है, लेकिन उसने ऐसी कोशिश की जहाँ पर मुश्तरका तहजीब का संगम होता है। आइए डालते हैं एक नज़र। कायनात अजायबात कुदरत से भरी हुई है। इंसान अगर गौर की आँखों से देखे तो कुदरत के हर जर्रे से न सिर्फ उसका ज़हूर होता है, बल्कि कायनात की हर शय खालिक कायनात की हम्दो सना करती हुई नजर आती है। खालिक कायनात ने कायनात की तख्लीक एक खास हिकमत और खास मकसद के लिए की है। उसने दुनिया में इंसान को पैदा करने से कब्ल उसकी तमाम आसाइश को मलहूज रखा, ताकि उसकी तख्लीक में सबसे अशरफ इंसान को दुनिया में जाने के बाद किसी किस्म की मुश्किलात से दो चार न होना पड़े और इंसान अपने रब्बे कायनात की हमदो सना कर सके। खालिक कायनात ने इस कायनात में कितनी मखलूक को पैदा किया है, ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन दुनिया इस बात को जरूर जानती है कि खालिक कायनात ने अपनी मखलूक में जिसको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है वो इंसान है। अल्लाह ने इंसान को एहसास के नर्म और नाजुक रिश्ते से आशना किया है। यही वजह है कि इंसान ने जब से शऊर संभाला है, तभी से न सिर्फ साथ मिलकर रहने और एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक होने और माशरे का तसव्वुर भी वजूद में आया है। इंसान के साथ रहने और साथ मिलकर काम करने के इसी जज्बे से समाज में आपसी भाईचारा, आखूद जो वस्तों का जो वसी ताना बाना तैयार हुआ है, उस हसीन दुनिया का हुस्न उसी से दो बाला नजर आता है। इंसानी तहजीब के इसी हसीन और नाजुक रिश्ते को देखते हुए ही वकील भोपाली ने क्या खूब कहा है, अगर ज़ौक़े तामीर में पुख्तगी है, बनाएगी बिजली मेरा आशियाना। इस शेर के मज़ाक इंसान ने इंसानियत की बका और इंसानी रिश्तों की हुर्मत के लिए जो कदम उठाए, ये उसी का फैजान है कि आज दुनिया में मादा परस्ती का गलबा होने के बावजूद इंसानियत भी जिंदा है और इंसानी रिश्तों का तक़द्दुस भी बाकी है। जब इंसान अपने ज़ाती अफकार, नजरियात और मजहब के कैदोबंद से आज़ाद होकर इंसानी खिदमत के लिए कदम उठाता है, तो उसके कदम न सिर्फ शर को लगाम लगा देते हैं, बल्कि जमाने में इंसानियत सुरखरू होती है। मेरठ सूबा उत्तर प्रदेश का एक कदीम तारीखी शहर है। इस शहर को तारीख के औराक में मुख्तलिफ हवालों से जाना जाता है। इस सरजमीन को जालों की सरजमीन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये शहर वफा का शहर भी है और यहाँ के बाशिंदों ने यहाँ पर मुश्किल दौर में अपनी कोशिशों से वफा के फूल खिलाए हैं। मेरठ तो हमारा तारीखी शहर है और मैंने जब से यहाँ एक तरह से होश संभाला, तो मैं तो तभी से देख रहा हूँ हमारे तो यहाँ लोग सब मिलजुल के मोहब्बत से रहते रहे हैं। यहाँ दुकानें भी ज़्यादातर गैर मुस्लिमों की थी इन मुस्लिम इलाक़ों में, और पूरा गुदरी बाज़ार और ये सब, तो दूर दूर तक ये पता ही नहीं लगता था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आपस में उसी तरह के मरासिम थे हम लोगों के, एक दूसरे से मिलना जुलना था और पूरे शहर में इसी तरह का माहौल था। लेकिन चंद सालों से कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि सब लोग कुछ अलग अलग बस्तियाँ बना के रहने लगे, कुछ अलग दूसरी जगह चले गए, तो वो बड़ा एहसास होता है। खालिक कायनात ने इंसान के सीने में जो धड़कता हुआ दिल रखा है, उसे नर्म और नाजुक एहसास के साथ पास वफा का लिहाज रखने का शऊर भी बख्शा है। यही एहसास इंसान को अशरफ बनाता है। ईटीवी के नाजरीन, ईटीवी के इस खास प्रोग्राम ये गुलिस्तां हमारा में आज जिस स्टोरी को देख रहे हैं, उसका ताल्लुक भी मेरठ से है। ये एक ऐसी हकीकी कहानी है जिसने न सिर्फ मुश्तरका तहजीब को फरोग मिलता है, बल्कि उस पर मुहज़्ज़ब समाज को फख्र का एहसास भी होता है। मगरिबी उत्तर प्रदेश के जिस शख्स ने भी शबाना और उसकी कारकिर्दगी की दास्तान को सुना, वो तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। शबाना जिस बच्ची ने ये काम किया है, हकीकत में वही हिंदुस्तान की एक वफ़ादार लड़की है और हकीकत यही है कि हम नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो काम करते हैं वही अपने देश का काम है, क्योंकि फ़ी ज़माना इस बात की शदीद ज़रूरत है, शिद्दत से इस बात का एहसास हम करते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जितना भी हम वर्क कर सकें वो कम है। और उसकी ज़िंदा मिसाल शबाना हमारे सामने आती हैं।
शबाना ने अपने साथियों की मदद से, अपने पेंशन से, जो एक बहुत मीगर इनकम है, बहुत थोड़ी सी इनकम है नाबीना लोगों के लिए, और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए एक ऐसा इदारा कायम कर दिया जो हमेशा एक मिसाल बना रहेगा। ऐसी मिसालें हमारे यहाँ मिलती तो हैं देखने को, मगर कम मिलती हैं। उसके बावजूद ऐसी मिसालें भी देखने को मिलती हैं, किसी भी एक मज़हब के इंसान दूसरे मज़हब के लिए अपनी पूरी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कोशिश को और शबाना को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। इन लोगों की वो मिसाल है कि सुनहरा बाब कहना चाहिए तारीख़ का, मेरठ में ये रकम कर दी है शबाना ने। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों को जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं, माली एतबार से बहुत मजबूत लोग हैं, जो ये सारे काम कर सकते हैं फलाही तौर पर, उनके लिए एक मिसाल शबाना है। हिंदुस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जहाँ कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलता रहता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम मज़हब व मिल्लत से ऊपर उठकर इस तरह के फलाही काम करें, और उन जो लोग फ़िरका परस्ती की बात करते हैं उनको अपने मोहब्बत से, अपने पैगाम से, इस तरह की मिसालों से उन्हें बताया जाए कि ना तो आपका मज़हब इस तरह की बात करता है, ना हमारा मज़हब इस बात की तरह बात करता है। हम लोगों का मज़हब सिर्फ़ मोहब्बत की बात करता है, अमन का पैगाम देता है। तो कम से कम अपने मज़हब पर आप रहिए और उस अमन के पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक आप फैलाइए, तब हमारा मुल्क इस काबिल होगा कि हम ये कह सकें कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे। ये है मेरठ की शबाना, जो आपको पैरों से माजूर दिखाई दे रही है, लेकिन शबाना पैदाइशी तौर पर ऐसी नहीं थी। जब उसने दुनिया में कदम रखा था तब वो भी एक आम इंसान की तरह थी, लेकिन बचपन में एक मामूली बीमारी के सबब शबाना न सिर्फ अपने पैरों से महरूम हो गई, बल्कि उसकी बीमारी ने उसके माँ बाप को भी माजूर कर दिया। 9-10 महीने की थी, इसको बुखार आया। बुखार में जो है इसको मोती झारा निकल आया। इतना मुझे मालूम नहीं था, पहल की बच्ची थी, इस वजह से जो है मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जो है इसे ग्लूकोज पीने के लिए बताया, उसकी बहुत थी इसको। अब इसे ग्लूकोज जो पिलाया तो इसके अंदर रह गया दाना, उसकी वजह से जो चलती तो थी नहीं, पता चलता कि इसके पैरों में क्या परेशानी हुई है। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेके गई, वहाँ का इलाज कराया। फिर बहुत काफ़ी परेशान हुई मैं, जहाँ भी जिसने बताया वहीं लेके गई, कोई भी मतलब नहीं छोड़ा। हापुड़ भी लेके गई, वहाँ से जो है इसने मतलब 19-20 फ़र्क लगा। जो 19-20 फ़र्क शुरू में लगना था वो लग गया, फिर बाद में जो है कई महीने दवाई खिलाई नहीं लग पाया। उससे ये इतना हो गई कि मतलब ये खड़ी हो सकती थी। उसके बाद में फिर मालिश भी कराई इसकी, उससे जो है मतलब 1-1.5 साल बड़ी बच्ची थी मेरी, वो लेकर इसे आती जाती थी। उससे ये इतना हुई है कि मतलब ये बैसाखी से चलने रहा है। वैसे ये है कि हमने मतलब अस्पतालों में भी दिखाया, सब जगह दिखाया, पर इससे ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। आइए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको बताएंगे कि जब शबाना ने इस तरह से सफ़र शुरू किया तो वालिद के इंतकाल के बाद वो कौन सी मुश्किलात थी जिसने उसके रास्ते को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते रुक नहीं सके, बल्कि उसने अपनी हिम्मत से नए नए रास्तों को हमवार करने का काम किया। वो सफ़र क्या है ये तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शबाना की, और जाहिर सी बात है अगर किसी भी बच्चे के सर से उसके वालिद का साया उठ जाए तो उसके सामने हर कदम पर मुश्किलात होती हैं। लेकिन ऐसे में जहाँ पर अजीज़ और रिश्तेदारों की अगर हम बात करें वो भी उसकी तरफ एक मोहब्बत का हाथ ना बढ़ाए तो ये मुश्किलात और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन शबाना की हिम्मत की दाद देनी पड़ती है कि उसने हर कदम पर उन्हीं बेचारियों से अपने हौसले के लिए एक नई एनर्जी पैदा की और एक नई राह हमवार की। आइए डालते एक नजर। सरजमीन मेरठ को जियालों की सरजमीन के नाम से तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरठ को मोहब्बतों की सरजमीन भी कहा जाता है। मेरठ की तारीख से मिलता है कि मौरखीन इंडस वैली सिविलाइजेशन का मुताला करने से मालूम होता है कि इस शहर का सर-ए-रिश्ता हयात ख्याल है कि इस कदीम शहर को मंदोदरी के वालिद माया ने बसाया था। रावण की शादी यही माया की साहबजादी मंदोदरी से हुई थी। इब्तिदा में मयदंत खेरा हुआ और उसके बाद इसका नाम मई राष्ट्र, जो तगय्युर जमाना के बाद मैराज हो गया, और मौजूदा दौर में मुल्क और बैरूनी मुल्क में इसे मीरूत के नाम से जाना जाने लगा।
इसी तारीखी शहर के सदर बाजार के टंकी वाले मोहल्ले के पास एक बोसीदा से मकान में शबाना अपनी वालिदा, भाई और बहनों के साथ रहती हैं। शबाना ने अभी ठीक से होश भी नहीं संभाला था कि उसके वालिद अब्दुल अजीज का साया सर से उठ गया। बहुत मैंने इसके लिए परेशानी उठाई। इसके नाना थे, वो भी रिक्शा चलाते थे, लेके जाना आना। मतलब यह है कि सब बच्चों के साथ परवरिश करती रही मैं। बस ऊपर वाला हिम्मत देता रहा और आगे बढ़ती रही। मतलब 16-17 साल सिलाई करी, मेहनत करी। इनके पापा जो दिल्ली काम करते थे, मैं अकेली रहती थी बच्चों के साथ। कभी महीने में 15 दिन में आ गए हो, तो यह है कि मतलब सुकून मिल गया। यह हमने ये सोचा कि बेटी है, पढ़ लिख लेंगी तो ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। आगे पीछे को कोई इनके है नहीं, किसी की मोहताज नहीं रहने की। इस सोच करके इन्हें पढ़ाया लिखाया। आज ये दिक्कत है कि इनके लिए भी रिश्ते मिलने मुश्किल हैं। इतना पढ़ाने के बाद में भी ये सोचता है इंसान कि इतना पढ़ाया तो दहेज कितना देंगी। हर जगह जो है दहेज की मांगे। 2 बच्चे 3 बच्चों की मैंने शादी करी, 2 बच्ची मेरी वो भी कुछ परेशान रही। फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि अब वो ठीक है। अब ये तीसरी बच्ची है, ये परेशान है मेरी कि इसको जो है मतलब मैंने बहन के यहाँ दिया, बहन भी सही नहीं रखती मेरी बच्ची को। बचपना था, बचपन में तो कुछ भी याद नहीं था। बस जो आसपास होता है वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत है, ये हमारी दुनिया है। तो इस तरह से कभी मेरी मतलब फैमिली में भी बहनों ने, कभी आस पड़ोस में भी और कभी स्कूल में भी किसी ने ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि मैं विकलांग हूँ, मैं या नहीं कर सकती ये काम। जिस तरह से मुझे लगता था कि मैं सेटिस्फाई होती थी कि हाँ मैं खेल सकती हूँ और हर काम करती थी, हर चीज़ करती थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। और सोचती थी अच्छा से अच्छा उनसे आगे बढ़ूँ और आगे काम करूँ। तो सर उसी को लेके चल रही हूँ आज इस मुकाम पे। तब तो हमारे वाले साहब थे, हमारे नाना थे, हमारी अम्मी काम करती थी, तो हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत कभी आई नहीं। और जब हमारे वाले साहब का इंतकाल हुआ, सर से पता चला कि कौन अपना है कौन पराया है। अपने भी पराए हो गए, क्योंकि ऐसी मुश्किल घड़ी में आ गए कि हमारे यहाँ कोई मतलब ज़रिया नहीं है कि अम्मी के अलावा कि हमारा कोई घर में बड़ा हो। 4.5 महीने मेरी माँ इद्दत में रही, कोई उनसे मिलने के लिए नहीं आया। तो वहाँ से सीख मिल गई कि हाँ जो करना है अपने बलबूते पे करना है, कोई किसी का साथ नहीं देता। कहते हैं कि खालिक की कायनात जब अपने बंदे से कोई चीज लेता है तो उसको ऐसी कई नेमतें अता कर देता है जिस पर इंसानियत रश्क करती है। शबाना अपने पैरों से माजूर जरूर है, लेकिन उसके हौसले हिमालयाई अज़्म रखते हैं। शबाना के घर की किफालत मौजूदा में घर की एक छोटी सी दुकान से होती है, लेकिन उससे पहले शबाना ने एक पीसीओ भी खोला था। शबाना बताती है कि उसने अपने वालिद की जिंदगी में जब ये सुना कि माजूर लोगों को हुकूमत की जानिब से पीसीओ की सलाहत मिलती है, तो उसने भी अपने वालिदैन से जिद करके पीसीओ के लिए दरख्वास्त दी। बहुत दिक्कत है, 1 साल पूरा मुझे एक साथ में यहाँ से वहाँ घूमी, मेरी फाइल भी फेंक दी गई। उसके बाद भी एक से साइन मैच नहीं हुए तो उसमें मेरी फ़ाइल को डस्टबिन में डाल दिया गया। फिर मैं किसी और को सबके साथ में लेके गई, उन्होंने मेरी हेल्प करी, वो फाइल मेरी पास हो गई। उसके बाद मुझे विकलांग पीसीओ मिल गया कि उसके बाद 1 साल ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था जो वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मगर ये कि हाँ ज़रिया बन गया था, अल्लाह ने ज़रिया उनके सामने बनवा दिया कि हमें आज किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सर बस मेरा तो सपना बस ये है कि आप अपने वालिद साहब के लिए तो मैं कुछ कर नहीं पाई। हकीकत है कि आज जिस मकाम पे मैं हूँ उनको होना चाहिए था। मेरे नाना ने यार शायद उन्होंने मेरे पता नहीं मेरे क्या सपने देखे होंगे कि मेरी बच्ची कहाँ तक मुकाम तक पहुँचेगी। मगर हाँ मेरी वालिदा हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर खुशी हर जो चीज़ देना चाहती हूँ कि इन लोगों के लिए करूँ। सुबह 9:30 से स्कूल है, 1:30 बजे तक। फिर 1:30 बजे के बाद घर पे आके खाना वाना खाते हैं और जो दुकान का सामान होता है वो घर के सामान काम होते हैं वो करके फिर थोड़ी देर शॉप पे भी देखना पड़ता है। बहन भाई को पढ़ाने के लिए भी कहना पड़ता है। और उसके बाद मेरा अपना पेंटिंग का शौक़ मुझे सर है ही, जो मेरा अपना अलग काम प्रोजेक्ट का है। प्रोजेक्ट बनाती हूँ बच्चों के ड्राइंग पेंटिंग के, तो वो बनाती हूँ। मेरा तो ख्वाब यही है कि मैं स्टडी करूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपने पूरे घर की जिम्मेदारी लूँ। तो मेरा भी यही सपना उन्हें देखकर कि मैं भी पूरे अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मैं भी जिम्मेदारी लूँ ताकि उनका हाथ बटा सकूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि जब भी मैं स्टडी करूँ, मेरा वैसा मन यही था कि मैं एडवोकेट बनूँ, बट पापा के जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ। मेरा एक सपना और था कि मैं मार्शल आर्ट सीखूँ, तो वो मेरा तो अम्मी ने, बाजी ने, सब ने मिलकर उसमें साथ दिया। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो गोल्ड मेडल है फाइट में। हमारे वालिद का जो ख्वाब था वो यही था कि मेरी जो लड़कियां हैं वो लड़कियां नहीं हैं, लड़के हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम अभी भी लड़के बनकर ही काम करें उनके लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, एक कोशिश न सिर्फ इंसान की ज़िंदगी को बदल सकती है बल्कि समाज को भी बदल सकती है। शबाना और उसके दोस्तों ने मिलकर एक ख्वाब देखा कि जो दुख उनकी ज़िंदगी में आए
वो किसी और इंसान की ज़िंदगी में नहीं आए। इसी को देखते हुए उन्होंने एक स्कूल शुरू किया उन बच्चों के लिए जिनकी ज़िंदगी की उम्मीद की रोशनी ख़त्म हो गई थी। कैसे सफ़र वो शुरू हुआ, आइए डालते हैं एक नज़र। शबाना की जिंदगी मेरठ के सदर बाजार के करीब टंकी मोहल्ला में तो जैसे तैसे गुजर रही थी, लेकिन 2 साल पहले शबाना के सामने एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसे तोड़ कर रख दिया। शबाना बताती है कि 2 साल कबल बिसारत से महरूम बबीता और उसके दूसरे माजूर दोस्तों के नाम के साथ जब कुछ आँख वाले लोगों ने नाज़ेबा हरकत की तो उसकी हरकत के खिलाफ स्कूल मैनेजमेंट से शिकायत की गई। तो उन्होंने उस टीचर पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उन सभी बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। फिर क्या था, शबाना ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरठ में बिसारत से महरूम बच्चे और माजूर बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि वो उन बच्चों को किसी किस्म के इस्तेहसाल से बचाया जा सके और उन्हें एक अच्छे माहौल में तालीम के जेवर से आरास्ता भी किया जा सके। शबाना ने माजूर बच्चों के लिए अपने जिस मिशन का आगाज किया है ये अभी इब्तिदाई मरहले में है और अभी तक उस स्कूल में जो बच्चे दाखिल हुए हैं उनका ताल्लुक गर्चे शबाना के मजहब से तो नहीं है, लेकिन शबाना कहती है कि उसके स्कूल में आने वाले सभी बच्चे माजूर हैं और सभी इंसान हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के रिश्ते को जानती है और यही वो रिश्ता है जो इंसानी रिश्ते को अजीम बनाता है। उन्हीं बच्चों को लेकर हमने यहाँ शुरुआत करी थी। एक उसमें रोहित है और एक बबीता है, तो इन लोगों से हमने स्टार्ट करा। तो आज हमारे पास 9 बच्चे हैं सर। हम चाहते हैं कि, और हकीकत में ये है कि बच्चे जो हमारे यहाँ आ रहे हैं ना, उनके पेरेंट्स भी, उनके अंदर की आत्मा मर चुकी है कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। और जबकि आज देखो, आज हमने उनकी वीडियो बनाई है, बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, डांस भी करते हैं, एक्टिविटी में बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर भी करते हैं। तो बताइए आप, उनके पेरेंट्स देखते हैं बहुत खुश होते हैं। सारे फिजिकल हैंडीकैप है, जिसमें कि डेफ एंड डम तो है ही, गूंगे बहरे तो हैं ही वो, साथ में किसी का एक पैर भी खराब है, किसी का एक हाथ भी खराब है। सोसाइटी के लिए हमने सर अपनी विकलांग पेंशन इकट्ठी करी है। शबी जरा मैम की भी आती है, मेरी भी आती है, तनु मैम की भी आती है, अनुज शर्मा है उनकी भी आती है, और एक रश्मि मैम है, वो तो नॉर्मल है, उनकी खैर नहीं आ रही पेंशन। हम लोगों ने एक पेंशन से इकट्ठा करके हमने वो रजिस्ट्रेशन करवाया। और जो हमारे ज़रूरत सामान का होता है तो हम उसी को इकट्ठा करते हैं एक बार, और उसी से हम लोग करते हैं। बच्चों से लिए हम बच्चों से कुछ भी फीस नहीं लेते, क्योंकि हमारे लिए सोचते हैं कि इनको कम से कम बच्चा ऐसा मुकाम पे हाथ से पहुंच जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कि उसको कल को किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। दोस्ती भी किसी से करते हैं तो हम किसी से नाम नहीं पूछते उसका कि भाई आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आपकी बिरादरी क्या है, कुछ नहीं। इंसानियत का रिश्ता होता है, या इंसानियत करके जुड़ जाता है सर। यही है कि ये बच्चे कुछ काबिल बने हमारे थ्रू। हमारे पास कुछ इनके लिए ज़्यादा देने के लिए तो है नहीं, बस एजुकेशन ही है जो कि हम इन्हें दे सकते हैं। मन में इच्छा है कि मन को इन बच्चों को ऐसा पढ़ाएं लिखाएं, इन्हें किसी काबिल बनाएं। लोगों से मत करती हूँ कि वो बच्चों की मदद करे ज़्यादा से ज़्यादा, और उनकी मदद करे जो हो सके उन्हें, और बच्चों को काबिल बनाने में हमारा साथ। इन बच्चों को सिखाने का एक उद्देश्य ये है कि जो कुछ भी हमें आता है हम इन्हें शिक्षित करें। अगर किसी चीज़ की कोई कमी है, एक चीज़ की अगर इनमें बोल नहीं सकते, बाकी और सब कुछ इनमें है, इनके माइंड में वो सब कुछ डाला जाए जिससे कि ये उसे समझ सके। सर रोज़गार इसलिए नहीं मिल पा रहा, शायद हम लोगों को जो नॉलेज हमको मिलनी चाहिए, जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो हम लोग तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। हम ये नहीं कि हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, हम भी ये चाह रहे हैं कि जो दिक्कतें हमें आ रही हैं ना, वो बच्चों को आगे ना आए और वो योजनाएं कम से कम हम तक पहुँचे। और ये वो योजनाएं कौन पहुँचाएगा? डीएम साहब या फिर हमारे विकलांग कल्याण अधिकारी, क्योंकि हैंडीकैप का जो कोटा होता है वो विकलांग विभाग में सर आता है। मगर हमारे वहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो हम लोगों को इस चीज़ की योजना में इन्वॉल्व भी नहीं करते और हमको जानकारी भी नहीं देते। जबकि मैं भी वहाँ पर डीएम साहब के यहाँ, ये आपका विकलांग का बोर्ड बैठता है सर, 3 महीने में एक मीटिंग होती है, उससे मेंबर बनी हुई हूँ। उसका वहाँ पर बाकायदा मेरा नंबर भी है, एड्रेस भी सब कुछ है, कॉन्टैक्ट में भी रहती हूँ। मगर उन लोगों से इतना भी नहीं होता कि हम लोगों को योजनाएं आ रही हैं तो उसका हमें बताया जाए। तो जब मैं फॉर्म अपना फाइल वहाँ सबमिट करने के लिए गई तो उन्होंने बोला 10 तारीख हम लोग कर चुके थे, आप फाइल जमा नहीं होगी। सर किसी और की फ़ाइल आई? तो कह रहे नहीं, किसी और की फ़ाइल नहीं आई है। तो फिर आप हमें सबमिट कर दीजिए, 2 महीने टाइम पूरा भी है। तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो फिर मैंने एप्लीकेशन लिखी और डीएम साहब के पास गई, और किसी भी न्यूज़पेपर में इसकी जानकारी नहीं थी कि आपका मतलब फ़ाइल जमा होनी है या इसकी डेट ये है। उन्होंने वहाँ झूठ बोला हमसे। फिर मैंने डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाई, तो तहसील दिवस के दिन डीएम साहब वहाँ बैठे थे, डीएम साहब भी थे, कमिश्नर साहब भी थे, विकलांग अधिकारी, सीएम सब लोग थे। तो उन्होंने चुपके से मेरी फ़ाइल ले ली, कह रहे आप प्लीज़ यहाँ मत बोलना। अभी हम डीएम साहब से एक थोड़ी सी रिक्वायरमेंट करने जाते हैं कि सर हमें जगह उपलब्ध करा दीजिए। तो वो बोलते थे कि नगर निगम में जगह पड़ी, ढूंढ लो, आप मिल जाए तो आप ले लेना, हमें बता दिए हम आपको पास करा के देंगे। यानी कि आपके डिपार्टमेंट में इतनी जानकारी भी आपको नहीं मिल सकती कि हाँ कहीं एक छोटा टुकड़ा बच्चों के लिए पढ़ाओ तो वहाँ पर उनको दे दिया जाए। तो वो भी हमसे बोलते हैं कि आप ढूंढ लो, आपको मिल जाए तो हमें बता देना।
तो नौकरी की सर बहुत दूर की बात है सर। दोस्तों, ईटीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ईटीवी उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल आईडी responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान।